लास्ट लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे थे, जिनमें हम लोगों ने गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ये दो मेथड जो है फ़िलहाल पढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज। और कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज क्यों पढ़ने हैं? अगर आप लोगों को याद हो, जो आप लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गॉस एलिमिनेशन मेथड से अभी तक सॉल्व की हैं या जो एग्जांपल सॉल्व की हैं, उन एग्जाम्पल में जब भी आप लोगों ने सोल्यूशन फाउंड किया तो आपको जो अननोन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक्स वाई जी इन्वॉल्व हो रहे हैं या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनके आपको इन दी एंड यूनिक आंसर जो है वो हमेशा मिल जाते थे जिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 1, इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद हमारे पास x1 x2 x3 जो भी अननोन इन्वॉल्व हो रही हैं उनकी वैल्यूज हमें मिल गई थी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि जब भी आपको कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हों आपको उनके सोल्यूशन हमेशा लाजिम मिले। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे डिपेंड करता है। कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मींस x1 x2 x3 की जो भी अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी एक एक वैल्यू ही आपको मिलती है, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने एग्जाम्पल्स की हैं। उसके अलावा कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनका यूनिक सोल्यूशन नहीं होता बल्कि उनके इन्फिनिट मनी सोल्यूशन होते हैं। मींस आपको जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, उनकी सिर्फ एक एक वैल्यू नहीं बल्कि इन्फिनिट मैनी वैल्यूज जो है मिलती हैं। या कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस मिलते हैं कि आप जो है वो एक से ज़्यादा सोल्यूशन जो है वो भी इक्वेशन नंबर जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं उनमें पुट करके जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे डिपेंड करता है कि उनका जस्ट आपको एक ही आंसर मिलता है या आपको एक से ज़्यादा आंसर मिलते हैं जो कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। और उसके अलावा कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशंस ही नहीं एग्जिस्ट करते, मीन्स आपको एक भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो ये आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते या करते हैं। अगर करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं जो है वो इस कंडीशंस को चेक करने के लिए कि कौन सी कंडीशन होंगी जिस केस में जो है जिनके केस में जो है वो आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उनके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, यही कंडीशंस हम लोगों ने आज पढ़नी हैं, जिनको जो है वो देख के आप लोग बता सकते हैं कि आपकी को जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो वही कंडीशन जो है वो आपको जो आपकी जो बुक है उसमें एज ए थ्योरम जो है यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं, लेकिन मैंने क्या किया उन कंडीशन को एक ही पेज पे जो है वो इकट्ठा करके जो है एक जगह पे लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को जो है वो पढ़ने में समझने में और याद करने में जो है वो आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी आपको कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हों तो आपको पता है आप उनको इस तरह जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है? एक तो जो अननोन्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको यूज़ करने से बनता है, जो और उसके अलावा जो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में उनको यूज़ करने से बनता है। इन दोनों के दरमियान एक वर्टिकल लाइन लगती है और ओवरऑल पूरे के पूरे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर सिर्फ अननोन्स के कोएफिशिएंट को ही अगर हम यूज़ करके एक मैट्रिक्स बनाएं, फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स जिसको मैं रेड कलर से जो है मेंशन कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को हम जो है वो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स कहते हैं और इसको मैट्रिक्स ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा के अगर आप कांस्टेंट्स जो है वो उनका कॉलम भी जो है वो ऐड कर दें तो इन दी एंड आपको ये पूरे का पूरा जो मैट्रिक्स मिलता है इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हो उनको दे के आप मैट्रिक्स ए भी बना सकते हैं, ठीक है, अननोन के कोएफिशिएंट को यूज़ करते हुए। और उसके अलावा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ए के नीचे छोटा सा बी जो है वो लिख के इसे रिप्रेजेंट करते हैं या इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स ये वाले मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो आप बना सकते हैं जब भी कोई आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो दी गई हो। तो अब कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज की तरफ चलते हैं। जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखते हुए आप लोगों ने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो बना लेना है।
उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स ए भी आप लोग बना सकते हैं अननोन के कोएफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए, जो भी मैट्रिक्स होगा आपके पास वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप जब गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड जो यूज़ करते हैं, तो आप उस केस में क्या करते हैं, आप अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है वो एशलोन फॉर्म में या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि मैंने आप लोगों को किसी मैट्रिक्स की रैंक का टॉपिक पढ़ाया था कि किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। मैट्रिक किसी भी मैट्रिक्स की रैंक ही होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स एशलोन और रिड्यूस एशलोन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आप क्या करें, कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसको एशलोन या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस मैट्रिक्स में जितनी नॉन जीरो रोज जो है बचेंगी या मौजूद होंगी, उन नॉन जीरो रोज की तादाद को हम रैंक कहते हैं उस गिवन मैट्रिक्स की, जो कि आपको दिया गया होता है, जिसको आप लोग जो है वो एशलोन या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी बना लेना है ये वाला, तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने ये करना है कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी है इसको एशलोन या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि हम इस मैट्रिक्स ए बी की जो है वो रैंक फाइंड आउट कर सकें। ठीक है। और रैंक आपको पता ही, मैंने भी थोड़ी देर बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करने के लिए उसको एशलोन या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होगा, आप लोगों ने इस मैट्रिक्स ए बी को जो है वो एशलोन या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड जो है वो उसको यूज़ करते हुए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को जो है वो एशलोन या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते थे सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो सेम वैसा ही प्रोसीजर आप लोगों ने अगेन फिर से करना है, लेकिन आपके माइंड में इस वक्त कुछ और चल रहा है कि आप लोगों ने ये भी चेक करना है कि आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो उनके सोल्यूशन एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। प्रोसीजर फिलहाल जो है सेम वैसा ही है जैसा गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड का है। एक बार अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं तो आपको यहाँ पे मजीद क्लियर जा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं जिनका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो ये वाला है, तो ये एग्जांपल हम लोगों ने की हुई है। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को जो है वो अगर हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स ए बी को एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो सोल्यूशन करने के लिए भी आप लोगों को इस मैट्रिक्स को एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा, और उसके अलावा अगर आप लोगों ने ये चेक करना होगा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तब भी आप लोगों को स्टार्ट में क्या करना होगा, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है उसको एशलोन फॉर्म या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि आपको इन दी एंड जब आप इस स्टेप तक पहुंच जाए जहाँ पे आपका मैट्रिक्स जो है वो एशलोन फॉर्म या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका हो, तो वहाँ से जो है वो आप देख के बता सकें कि जो मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है, यहाँ से देख के आप बता सकें कि इस मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रोज हैं, जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वही इस मैट्रिक्स ए बी की जो है वो रैंक होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को जो है वो एशलोन या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है उसकी रैंक कितनी है। और उसके अलावा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को देखते हुए आप ये भी बता सकते हैं कि जो आपके अननोन्स का कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स होगा, कोएफिशिएंट ऑफ जो कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स होगा जिसको मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं, उसकी भी रैंक जो है आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप देखें मैट्रिक्स ए में अगर कोई रो पूरी की पूरी जीरो है, जैसे यहाँ पे जीरो कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए वाली एंट्रीज है आपकी, ये वाली ये सारी की सारी क्या है, मैट्रिक्स ए वाली एंट्रीज थी जो कि एशलोन फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म हुई हैं। अगर मैट्रिक्स ए में आपकी पूरी की पूरी रो एक रो जो है वो जीरो है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो मैट्रिक्स ए बी है उसकी पूरी की पूरी रो जो है वो जीरो हो। देखें अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए बी है जो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, उसकी पूरी की पूरी रो जो है वो जीरो नहीं है, लेकिन जो मैट्रिक्स ए है उसकी पूरी की पूरी रो यहाँ पे जो है जीरो बन रही है। और उसके अलावा अगर मैं पहले वाले केस लूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी पूरी की पूरी रो जीरो नहीं है, और ना ही जो मैट्रिक्स ए बी है उसकी पूरी की पूरी रो जो है वो जीरो है। तो यहाँ पे ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि दोनों मैट्रिक्स की जो है वो डिफरेंट रैंक्स जो है वो हो सकती हैं। तो आप लोगों ने देखना है कि आपका जो मैट्रिक्स ए है जो कि सिर्फ यहाँ तक ही बनता है, जो कि कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में देखना है कि जो मैट्रिक्स ये जो ए आपका ट्रांसफॉर्म हो चुका है इस फॉर्म में, यहाँ पे जो है मैट्रिक्स ए में कितनी नॉन जीरो रोज आ रही हैं, जितनी नॉन जीरो रोज यहाँ पे आएंगी वो मैट्रिक्स ए की रैंक होगी। और उसके अलावा ये जो पूरे का पूरा मैट्रिक्स है जिसमें ये लाइन के बाद वाले कॉलम भी इंक्लूड हो रहा है, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में भी देखना है कि कितनी नॉन जीरो रोज जो है वो आ रही हैं। जितनी नॉन जीरो रोज इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में आएंगी वो मैट्रिक्स जो
आगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी था उसकी रैंक होगी। और उसके अलावा सिर्फ इतने ही पोर्शन में लाइन जो वर्टिकल लाइन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास ये कोएफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए या इन इंडेक्स को यूज़ करते हुए जो मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स जो है आपके पास ओरिजिनली क्या था, मैट्रिक्स ए था, जिसको आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म करके जो है वो इन दी एंड एशलोन फॉर्म में इस फॉर्म में लिख दिया है। इस मैट्रिक्स में जितनी नॉन जीरो रोज होंगी उन नॉन जीरो रोज की तादाद को हम कहेंगे कि वो क्या है, मैट्रिक्स ए की रैंक है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी जो वर्टिकल लाइन है उसमें उसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स बन रहा है, ये वाला इनएंटिस वाला मैट्रिक्स बन रहा है, आपने वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे जो है कितनी नॉन जीरो रोज जो है वो आ रही हैं। जितनी नॉन जीरो रोज यहाँ पे आएंगी वो आपके पास होगी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप पूरे के पूरे जो है वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो उसमें नॉन जीरो रोज जो है काउंट करते हैं, यहाँ से लेकर ये पूरे के पूरे मैट्रिक्स में अगर आप देखते हैं कि कितनी नॉन जीरो रोज आ रही हैं, तो इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में जितनी नॉन जीरो रोज आएंगी उनकी तादाद को हम कहेंगे कि वो जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है उन नॉन जीरोज की तादाद क्या होगी, उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक होगी। ठीक है, जब भी आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को एशलोन या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको मैट्रिक्स ए की और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी दोनों की जो है वो रैंक जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो पता चल जाएगी। यहाँ पे इन दी एंड जब आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे एशलोन या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में मैट्रिक्स ए बी को या आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को, जब आपको दोनों की रैंक्स जो है यहाँ से पता चल जाएगी तो आप जो दोनों की रैंक्स का आपस में कंपैरिजन भी कर सकेंगे कि दोनों की रैंक्स आपस में इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एग्जांपल के केस में देख लें, इस एग्जांपल के केस में देखें तो जो मैट्रिक्स ए है आपके पास ये वाला जिसका इतना सा पोर्शन है, उसमें जो नॉन जीरो रोज आने की तादाद कितनी है, 1 2 एंड 3। तो इसमें नॉन जीरो रोज की तादाद जो है वो 3 है। उसके अलावा अगर आप पूरे के पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें भी नॉन जीरो रोज की तादाद कितनी है, वो 3 ही है। यहाँ से देख सकते हैं अगर मैट्रिक्स ए की जो है वो नॉन जीरो रोज जो है वो 3 है, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की भी जो नॉन जीरो रोज है वो भी कम से कम 3 होंगी, क्योंकि अगर आप जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी नॉन जीरो रोज जो है वो मैट्रिक्स ए की रोज को यूज करने से ही बन रही है। जैसे मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ए की रो है इतनी, अगर इसमें मैं क्या करूं, इसमें हम ये वाला एलिमेंट भी इंक्लूड कर दूं तो ये मैट्रिक्स जो ए बी है उसकी रो बन जाएगी पूरे के पूरे की। तो जो मैट्रिक्स ए बी है, जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है, उसकी रो जो है वो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को ही कुछ यूज करने के बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने के बाद बनती है। तो अगर तो आपके मैट्रिक्स ए की में कोई नॉन जीरो रो आ रही है, इसका मतलब ये है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में भी नॉन जीरो रो आएगी। उसी तरह अगर यहाँ पे भी मैट्रिक्स ए में अगर नॉन जीरो रो आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में भी पूरी की पूरी एक रो जो है वो नॉन जीरो आएगी। उसके अलावा यहाँ पे भी अगर मैट्रिक्स ए में अगर कोई रो जो है वो नॉन जीरो आ रही है, यहाँ तक ये नॉन जीरो रो है मैट्रिक्स ए की, तो जो पूरे का पूरा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की ये जो रो है ये वाली वो भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। ठीक है, और अगर मैट्रिक्स ए में कोई रो जो है वो जीरो आ रही है तो फिर आप कंफर्म के साथ नहीं कह सकते कि मैट्रिक्स ए जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए भी है उसकी भी कोई रो जो है वो जीरो होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें इस मैट्रिक्स में जो है वो यहाँ पे जो है वो इस केस में जो मैंने अभी चेंजिंग की है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसकी पूरी की पूरी रो जो है वो जीरो आ रही है, लेकिन जो पूरे का पूरा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी पूरी की पूरी ये वाली रो जो है वो जीरो नहीं आ रही, बल्कि ये पूरी की पूरी रो क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स ए की कोई रो जो है वो नॉन जीरो है तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा उसकी भी वो वाली रो जो है वो नॉन जीरो ही होगी। लेकिन अगर मैट्रिक्स ए की कोई रो जो है वो जीरो है तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की भी कोई रो जो है वो जीरो होगी या नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी जीरो कर दूँ, यहाँ पे भी जीरो कर दूँ और यहाँ पे भी जीरो कर दूँ, तो आप सेकंड रो और थर्ड रो को देखें, जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए की सेकंड रो भी जीरो है और थर्ड रो भी क्या है, जीरो है। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें तो पूरे के पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के केस में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की सिर्फ सेकंड रो जो है वो जीरो है, थर्ड रो जो है वो जीरो नहीं है। तो छोटी कहाँ पे सिर्फ आ रही है, जब आपके मैट्रिक्स ए की जो रो है वो नॉन जीरो है तो पूरे के पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की भी रो जो है वो नॉन जीरो ही होगी। ठीक है, यानी कि कम से कम जितने मैट्रिक्स ए की जितनी रैंक है, जो मैट्रिक्स ए बी है उसकी रैंक भी कम से कम उतनी होगी या उससे ज्यादा होगी। ठीक है, जो मैट्रिक्स ए की रैंक जितनी होगी मैट्रिक्स ए बी की रैंक यहाँ तो कम से कम उसकी इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी। जैसे आप इसी केस में देख लें, यहाँ पे अगर आप दोनों मैट्रिक्स की रैंक निकाल लें तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसमें 2 जीरो रोज आ रही हैं,
एक रो जो है वो आपके पास ये वाली ज़ीरो है, सारी की सारी मैंने की हुई है यहाँ पे, और उसके अलावा एक रो जो है ये सारी की सारी ज़ीरो है। तो इसमें 2 ज़ीरो रोज़ आ रही हैं मैट्रिक्स ए में, और एक नॉन ज़ीरो रो आ रही है ये वाली। तो मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी है? मैट्रिक्स ए की रैंक यहाँ पे 1 है। उसके अलावा अगर आप पूरे के पूरे जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें, तो पूरे के पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अगर आप यहाँ पे देखें, तो पूरे के पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के केस में यहाँ पे जो ये वाली रो है, ये वाली रो आपके पास नॉन ज़ीरो है, और उसके अलावा ये वाली रो जो है आपके पास ये नॉन ज़ीरो है। तो पूरे के पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के केस में आप लोगों को जो है वो 2 नॉन ज़ीरो रोज जो है वो मिल रही हैं, और एक रो ऐसी मिल रही है जो कि पूरी की पूरी जो है वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि रैंक ऑफ जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी क्या होगी? वो यहाँ पे 2 होगी, और जो मैट्रिक्स ए था उसकी रैंक कितनी थी? उसकी रैंक यहाँ पे 1 थी। तो मैट्रिक्स ए की रैंक जितनी क्या होगी इन जनरल, वो मैट जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी है उसकी रैंक के यहाँ तो इक्वल होगी, यहाँ उससे कम होगी। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो उसकी रैंक से लेस है। तो इन जनरल क्या होती है? लेस या इक्वल होती है। लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। यहाँ पे क्या है? लेस है। इक्वल कब हो सकती है? अगर आप लोग क्या करें, यहाँ पे इसी कंडीशन को देख लें। यहाँ पे देखेंगे जो नंबर ऑफ नॉन जो रोज आ रही है मैट्रिक्स ए में वो कितनी है? वो 3 है। और उसके अलावा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी है उसमें भी नंबर ऑफ नॉन जो रोज क्या आ रही है? 3 आ रही हैं। तो इस केस में जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ए बी है उसकी रैंक के इक्वल ही आ रही है। तो इन जनरल आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो यहाँ तो पूरे के पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगी, यहाँ से देख के मैट्रिक्स ए की रैंक, या फिर जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो पूरे के पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उससे कम होगी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं हो सकती मैट्रिक्स ए की रैंक उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को नोट करते हैं हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो कंडीशन देखनी है। कि सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप जो है जब अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को एशेलोन या रिड्यूस एशेलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर आप देखते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसकी रैंक के इक्वल जो है वो नहीं है। ठीक है, दो ही केस पॉसिबल हैं, या तो जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसकी इक्वल नहीं होगी, या फिर उसके इक्वल होगी। दो ही केसेस बन सकते हैं, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है रैंक्स, क्योंकि हमारे पास नंबर आते हैं। तो दो मैट्रिसेस की जब भी आप रैंक फाइंड आउट करेंगे वो या तो आपस में इक्वल होंगी या आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो पहला केस ये है कि अगर रैंक जो है वो आपस में इक्वल नहीं है तो क्या होगा? तो फिर ये होगा कि आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि उसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स आप उस सिस्टम का सोल्यूशन जो है फाउंड आउट नहीं कर सकेंगे। आपका क्वेश्चन जो है वहीं पे ही खत्म हो जाएगा, आप उसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और अगर आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश भी करेंगे फिर भी आप लोगों को जो है वो इक्वेशन बनाने के बाद आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो नहीं मिल सकेगा। आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई ही नहीं हो सकेंगी। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि केस ये है कि अगर आप देखते हैं कि आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उनकी रैंक जो है वो या जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो मैट्रिक्स जो ए था उसकी रैंक की अगर इक्वल बन जाती है तो क्या होगा? तो अगर तो आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है मैट्रिक्स ए की रैंक के इक्वल बन जाती है, तो उसके केस में ये होगा कि आपका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आपका सिस्टम जो है वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका सिस्टम जो है वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब सिस्टम कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा, और सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का कि अब आपके पास अगेन जो है दो केसेस बन जाएंगे। या तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या फिर आपको इनफिनिट मनी सोल्यूशन मिलेंगे। अब अगर आप लोगों ने ये चेक करना है कि अगर रैंक ऑफ ए जो है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ए बी है उसकी रैंक के इक्वल है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा और इनफिनिट मनी सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा? तो उसका क्राइटेरिया अब आगे फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यूनिक सोल्यूशन जो है वो तब एग्जिस्ट करेगा जब जो मैट्रिक्स ए बी ए है, जो मैट्रिक्स ए है जो कोएफिशिएंट्स को लेके आप बनाते थे, उन्होंने के कोएफिशिएंट्स को लेके जो मैट्रिक्स आप बनाते थे, तो अगर आपका जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन जो आपकी लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो नंबर ऑफ अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे x1 x2 अगर x3 ये तीन अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ अननोन आपके पास कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो अगर तो मैट्रिक्स ए की रैंक जो है
नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाती है, तब आप कहेंगे कि आपकी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं उनका आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन मीन आपको x1 की भी कोई एक वैल्यू मिल जाएगी, x2 की भी कोई एक वैल्यू मिल जाएगी और x3 की भी कोई एक वैल्यू मिल जाएगी, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने एग्जाम्पल्स की हैं। अभी तक आप लोगों ने जो भी एग्जाम्पल की हैं उनमें इन दी एंड जब आप लोगों ने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स जो ए है की रैंक कितनी बन रही है, यहाँ पे मैट्रिक्स ये वाला ए की रैंक यहाँ पर चलेगी 1। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है। और उसके अलावा जो आगमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 ही है। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी है। इसका मतलब ये जो आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको इस एग्जाम्पल में दी गई है उनका सोल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा। अब ये चेक करना कि सोल्यूशन यूनिक है या इनफिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाती है, तो अब आपको जो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स ए के यहाँ पे पता चल रहा है रैंक कितनी है, 3 है। तो अगर हम अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखें जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो उसमें जो नंबर ऑफ अननोन्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो 3 आ रहे हैं, x1 x2 और x3। तो जितनी मैट्रिक्स ए की रैंक बन रही है नंबर ऑफ अननोन भी उतने ही आ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। इसका मतलब ये है कि आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि आपको x1 की भी एक वैल्यू मिल जाएगी, x2 की भी एक वैल्यू मिल जाएगी और x3 की भी कोई एक ही वैल्यू मिलेगी। तो ये वाला पहला क्राइटेरिया जब भी मैं आपको बता रहा था कि अगर आप देखते हैं कि रैंक जो है वो ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी रैंक की इक्वल आ गई है, तो फिर आपको या तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या फिर इनफिनिट मनी सोल्यूशन मिलेंगे। तो अब दोनों कब कब मिलेंगे, अगर आपके मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स की इक्वल आ जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, यानी कि x1 x2 x3 की एक वैल्यूज ही मिलेंगी। और दूसरा केस ये है कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक की इक्वल है, लेकिन आप देखते हैं कि जो ए की रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो लेस है। ठीक है, ए की रैंक जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ए बी एस की रैंक की इक्वल है, इसका मतलब सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है। लेकिन बाद में आप देखते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है वो नंबर ऑफ अननोन्स के जो है वो इक्वल नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ अननोन से जो क्या है वो स्ट्रिक्टली लेस है। तो उस केस में क्या होगा, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो है वो इनफिनिट मनी सोल्यूशन जो है वो मिलेंगे। इससे रिलेटेड एग्जांपल भी जो हम नेक्स्ट लेक्चर अभी जो है वो इसके बात करेंगे, ताकि आपको इसका भी आइडिया हो सके कि आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसे केसेस भी मौजूद होते हैं जिन केस में आपको जो है वो जिन केसेस में आप लोगों को इनफिनिट मनी सोल्यूशन जो है वो मिलते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया आप लोगों ने याद रखना है। ये क्राइटेरिया मैं उस केस में बता रहा हूँ जिस केस में आपका जो आपको जो है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो दी गई हो। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं, जिनमें आपका जो मैट्रिक्स ए बी बनता है, यहाँ पे अगर आप जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर आप जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, तो अगर आपका ये जो मैट्रिक्स बी यहाँ पे आ रहा है, ये मैट्रिक्स बी अगर आपके पास जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है या कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो उस केस में आप लोगों ने ये वाला क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना है। उसके अलावा अगर आपको जो है वो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिया गया हो, जिसको हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो या ओ मैट्रिक्स आपको बता रहा है नल मैट्रिक्स के बारे में, तो यहाँ पे बी की जगह जो है वो ओ लिख दिया है, क्योंकि आपका जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है बी जो है वो यहाँ पे जीरो के इक्वल आ गया है। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में बी आपका जीरो की इक्वल होता है, और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में आपका जो बी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है या ओ होता है, यानी कि नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स होता है वो आपका। तो ये वाला सारा सारा क्राइटेरिया था नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में। ठीक है, अब हम जो है वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में जो है वो क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दी गई हैं वो होमोजेनियस है, मींस उनमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इज इक्वल के बाद वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, जीरो ही आ रहे हैं। तो उनके केस में क्या होगा, उनके केस में क्राइटेरिया जो है वो तकरीबन एक जैसा ही है, मिलता जुलता ही है। उसके केस में भी देख लेना अगर आप लोगों ने कि अगर आपके जो है वो रैंक ऑफ ए जो है वो जो मैट्रिक्स ए बताइए वाला उसकी रैंक जो है अगर नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ रही है, तब आपको जो है वो सोल्यूशन जो मिलेगा ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें जितने भी अननोन इन्वॉल्व होते हैं उन सब की वैल्यू क्या आ रही होती है, जीरो होती है। मीन्स अगर आपको x1 की वैल्यू जो है वो भी जीरो मिले, और x2 जो है उसकी उसका जो आंसर मिले वो भी जीरो मिले, अगर x3 इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका आंसर भी जीरो मिले, जितने भी अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं अगर आपको सॉल्व करने के बाद उन सब का आंसर जो है वो जीरो मिल रहा है, तो इस आंसर को हम कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन के केस में कि ये वाला आंसर जो है, ये सारे का सारा जो आंसर है
इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है वो ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो जो सारे का सारा जीरो सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन को सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है दैट इज x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर आपको सारे का सारा सोल्यूशन जो है वो जीरो मिलता है तो हम इसको कहते हैं वो ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो वो कब मिलेगा आपको सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के केस में? वो तब मिलेगा जब आपका जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाएगी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में। और अगर आपका जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं आती बल्कि उससे स्ट्रिक्टली जो है वो लेस आती है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में, उस केस में आपको जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो मिलेगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मीन आपको जीरो के अलावा भी जो है वो सोल्यूशन जो है वो मिलेगा आपका। तो जो जीरो के अलावा सोल्यूशन आपको भी मिलता है उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। और जो सिर्फ जीरो सोल्यूशन अगर आपको मिले तो उसको उस केस में हमको कहते हैं कि वो क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो ये है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के क्राइटेरियाज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो है डिफरेंट एग्जांपल करेंगे, उसके बाद जो है इन क्राइटेरियाज को जो है वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फिर देखेंगे कि फिर इन दी एंड में जो है वो ये जो क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़े हैं ये में वाकई सही जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोगों ने जो पढ़नी है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया के बाद जो एग्जांपल आ रही है यहाँ पे वो है एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या कहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में तब मिलता है जब जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो लेस हो। ठीक है, तो इस केस में हम जो है इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं कि रैंक जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से स्ट्रिक्टली लेस जो है हो, तब हम लोग ने जो है वो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो मिलेगा। तो इस केस में जो है हमने इस एग्जांपल को जो है वो डिस्कस करना है। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम क्राइटेरिया सॉल्व करने का एशलोन या रिड्यूस एशलोन सॉरी गास एलिमिनेशन मेथड या गास जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो ए बी बनाएंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका ए बी कैसे बनेगा, ए बी आपका इस तरह बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, अननोन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिखेंगे। ये सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए इन्होंने अननोन के कोएफिशिएंट यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या करेंगे, अननोन के सारे कोएफिशिएंट लिखने के बाद या मैट्रिक्स ए जो है वो लिखने के बाद दरमियान में यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। उसके बाद जितने भी आपके कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ये वाले 0 0 0 वो लिखेंगे। लेकिन क्योंकि हम होमोजेनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन में आपके सारे कांस्टेंट जो है वो जीरो होते हैं, तो आप जो है वो अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करेंगे तो वो उतनी ही होगी जितनी आपके मैट्रिक्स ए की रैंक होगी। क्यों होगी, तो देखेंगे जब भी आप कोई दो इक्वेशन को आपस में प्लस या माइनस करेंगे तो ये वाला जीरो जो होंगे वही आपस में प्लस या माइनस होंगे। अगर आप किसी एक इक्वेशन रो को जो है वो दो से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी और रो में ऐड करते हैं, तो फर्ज करो आप क्या करते हो, दूसरी रो को जो टू से मल्टीप्लाई करके पहली रो में ऐड करते हो, जब आप दूसरी रो को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे गेन जो है वो जीरो ही बन जाएगा। इसको बाद जब आप पहले रो में ऐड करोगे तो यहाँ पे गेन जीरो ही बन जाएगा। तो लाइन के बाद जो, क्योंकि सारे के सारे नंबर कॉलम जो है वो जीरो का जीरो ही आ रहा है, इसलिए कोई भी रो ऑपरेशन आप लगाएंगे तो कोई भी रो ऑपरेशन लगाने के बावजूद भी जो है वो आपका लाइन के बाद जो है वो इंडियन आंसर हमेशा जीरो का जीरो ही रहेगा। इसलिए उसको यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन के केस में इस पूरे के पूरे काम को लिख के सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी रो ऑपरेशन लगाने से, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ हम जो है वो जो मैट्रिक्स ए है उसके कोएफिशिएंट को ही हम जो है वो यूज करते हैं और उसी मैट्रिक्स को जो है हम क्या करते हैं इन दी एंड एशलोन या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म करते हैं। याद रखना ये सिर्फ हम जो है वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में करते हैं, क्योंकि उसके केस में आपका जो सारे के सारे कांस्टेंट्स आ रहे होते हैं वो जीरो आ रहे होते हैं, तो किसी भी रो ऑपरेशन का उन कांस्टेंट के ऊपर जो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो के जीरो ही रहते हैं। इसलिए हम जो है उनको लिखते ही नहीं है ताकि हमारा जो है वो थोड़ा काम जो है वो आसान हो और हमारे टाइम की भी जो है बचत हो सके। तो हम जस्ट क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए ही लिखेंगे, उस मैट्रिक्स के ऊपर डिफरेंट जो है वो रो ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको लगे नजर आ रहे होंगे। पहली एंट्री पहली रो की जो है वन बनानी होती है, चाहे वो आप रोज को इंटरचेंज करके बनाएं या आप जो है वो किसी एक रो को किसी दूसरी रो से मल्टीप्लाई करके बनाएं, मल्टीप्लाई करके ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बनाएं। फिलहाल यहाँ पे पहली एंट्री हमारी ऑटोमेटिकली वन बन रही है, तो हमारे लिए काम आसान होगा। इस वन की वजह से हम जो है वो इसके नीचे जो 3 और 4 आ रहे हैं इनको जीरो बना सकते हैं ये वाले दो ऑपरेशन लगाने के बाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम वाइज मूव करते जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट रो होगी उसकी भी पहली एंट्री हम लोगों ने क्या करनी है, वन बनानी है। अब आप लोग देखें
अगर हम जो है वो इस रो में से जो है इस रो को जो है वो R2 में से अगर हम जो है वो R3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पे 1 बनाना था, तो ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे नहीं लगा सकते। उसके अलावा ऊपर वाली रो को भी जो है हम नीचे वाली रो से माइनस नहीं कर सकते। अगर R2 में से R1 को माइनस किया तो यहाँ वाला जो ये वाली जो एंट्री है ये यहाँ पे जो है फिर अगेन जो है वो नॉन जीरो बन जाएगी, जो कि हमें नॉन जीरो नहीं बल्कि 0 ही चाहिए। फिर हमारे पास जो है वो एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हम क्या करें, फिर हम जो है नीचे वाली एंट्री जो है वो इसको पहले जो है वो 0 बना लें, क्योंकि इसको तो 1 नहीं बना सकते, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या करना होता है, दूसरी रो जो होती है उसकी पहले नॉन जीरो एंट्री जो है उसको 1 बनाना होता है। तो उसको जो फिलहाल हम 1 नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, उससे जो नीचे वाली एंट्री है उसको 0 बना देते हैं, ताकि हमने जो इसको 1 बनाने के बाद में इसको जो 0 बनाना था वो हमारा काम जो है वो यहीं पे जो है वो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे R3 में से जो है वो नीचे में से जो है R2 को माइनस करेंगे, तो ये वाला 5 जो है वो जब इस 5 में से माइनस होगा तो इन दी हमारे पास जो R3 में यहाँ पे 0 बन जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे 1 बनाने के बाद 0 बनाना था। तो मैंने क्या कर दिया, वो पहले ही बना दिया, क्योंकि 1 हमारा पहले जो है वो नहीं बन रहा था यहाँ पे। तो ऑपरेशन जो डिफरेंट आप लगा सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे जो यहाँ पे दूसरी रो को जो है वो 1/5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो है वो इन दी एंड यहाँ पे जो है वो 1 बन जाए। फिर इस 1 की वजह से जो आप जो है वो नीचे वाली एंट्री को जो है वो 0 बना दें। लेकिन उसके केस में आपके यहाँ पे फ्रैक्शन जो इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपको जो है वो जो है पहले स्टेप के बाद ही जो है वो फ्रैक्शन के साथ जो डील करना पड़ जाएगा। तो अगर आप डील पहले स्टेप में भी डील कर लेते हैं फ्रैक्शन के साथ भी, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको जिस कैलकुलेशन सही करनी है आपका आंसर तब भी सही आ जाएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या किया है, उन्हें एक स्टेप आसान किया कि उन्होंने पहले नीचे वाला एलिमेंट जो है वो 0 बना लिया है। नीचे वाला एलिमेंट 0 बनाने के बाद उसके बाद जो उन्होंने आपका जो दूसरी रो थी उसका पहला एलिमेंट जो है वो 1 बनाया है, दूसरी रो को जो है वो 1/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इससे क्या होगा कि ये वाला 1 आपका जो है इजीली 0 बन गया, पहले ही फ्रैक्शन को डील किए बगैर ही एक स्टेप में एक्स्ट्रा में। अदरवाइज अगर आप पहले ही 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते इस तरह, तो आपका ये जो फ्रैक्शन आ रहे हैं, फिर आप लोगों ने क्या करना था, इस 1 की मदद से जो है वो नीचे वाला एलिमेंट 0 बनाना था, ये वाला नीचे वाला एलिमेंट। फिर आप लोगों ने जब सब्ट्रैक्शन करनी थी तो आपको फिर फ्रैक्शन की भी सब्ट्रैक्शन जो है वो एक स्टेप में एक्स्ट्रा जो है करनी पड़नी थी, जो कि अभी आपको यहाँ पे जो है वो नहीं करनी पड़ी। तो आप जो है अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट ऑपरेशन जो है अपनी आसानी को देखते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो आपने अगर ऑपरेशन सही लगाए हैं, कैलकुलेशन सही की हैं, तो चाहे आप लोगों के डिफरेंट ऑपरेशंस हों, चाहे आप लोगों ने अपने ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट तरतीब के साथ लगाए हुए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप अपने मैट्रिक्स को एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, इवन कि आप लोगों के ऑपरेशन जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं, टोटली डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑपरेशन सही लगाए हैं, सही तरह कैलकुलेशन करके आप मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफ़ॉर्म किया, तो आपको रिज़ल्ट जो है इन द एंड सेम ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये वाली एंट्री हमारे पास 1 बन गई है। जब 1/5 से जो है R2 को मल्टीप्लाई किया है, उससे नीचे वाला एलिमेंट जो है पहले से 0 बना हुआ है। तो इन दी एंड आप देख सकते हैं आपके पास ये जो फॉर्म बन गई है, आपके पास ये एशेलॉन फॉर्म जो है वो बन गई है। ये वाली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाली फॉर्म जो है बन गई है, एशेलॉन फॉर्म जो है बन गई है। यहाँ पे भी आप जो है उस मैट्रिक्स की रैंक को जो है देख के बता सकते हैं कि आप जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक कितनी है, उस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 2 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है यहाँ पे 2 है, और जीरो रोज यहाँ पे जो है वो 1 है। तो नॉन जीरो रोज यहाँ पे 2 है, तो इसलिए मैट्रिक्स की रैंक जो मैट्रिक्स ए है जिसको हमने रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिखा है, उसकी रैंक जो है कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने मैट्रिक्स ए को एशेलॉन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट में जो है वो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर दी है। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म क्या होती है, आपका पिवट एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, उससे ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे पिवट एलिमेंट 1 है और नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट जो है वो 0 है, तो ये बात तो ठीक होगी। और लेकिन जो सेकंड रो है उसका पिवट एलिमेंट 1 है, लेकिन उससे नीचे वाला एलिमेंट 0 है, उससे ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो 0 नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया है, जो R1 थी ये वाली, इसमें R2 को जो है वो ऐड कर दिया है। तो ये वाला 1 जो है जब इस -1 में ऐड होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, और बाकी एलिमेंट्स को भी ऐड करके लिख दिया है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कर दिया है, ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया मैट्रिक्स ए को। अब ये वाली फॉर्म आपकी जो बन रही है, ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है मैट्रिक्स ए की। जिस भी रो को देखेंगे उसका पिवट एलिमेंट 1 है, उससे ऊपर या नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। और उसके अलावा जो दूसरी रो है अगर आप उसको देखेंगे उसका भी पिवट एलिमेंट 1 है, और उससे ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। उसके बाद अगर तीसरी रो को देखें तो उसमें कोई भी जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम जो है फिर 0 करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमें सिर्फ इन एलिमेंट्स को 0 करना होता है जो कि पिवट एलिमेंट से ऊपर या नीचे आ रहे होते हैं। तो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में हमने क्या कर दिया, यहाँ यहाँ उन्होंने क्या किया है, पिवट एलिमेंट से ऊपर या नीचे वाले एलिमेंट जो है सारे के सारे को 0 कर दिया है।
और इन दी एंड हमें जो आंसर मिल गया है वो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म मिल गई है हमें मैट्रिक्स ए की। इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं आपकी जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे आ रही हैं वो कितनी हैं, वो 2 ही हैं। ठीक है, तो चाहे आप मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें चाहे रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें, तो वहाँ पे आप जो है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को गिन के बता सकते हैं आपका जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक 2 है। और आपकी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनमें अननोन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 4 अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपका जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक यहाँ पे कितनी आई है, 2 आई है। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। मैट्रिक्स ए की रैंक 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स जो क्या है वो 4 है। तो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन द रैंक ऑफ नंबर ऑफ अननोन्स। तो यहाँ पे फिर कौन सा जो है क्राइटेरिया यूज होगा, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हम जो है होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन के केस में एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। इसका मतलब ये है कि हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है मिलेगा, मीन जीरो के अलावा सोल्यूशन हमें मिलेगा। या दूसरे लफ्ज में कहने के जीरो के अलावा हमें क्या मिलेंगे, हमें इनफिनिट मनी सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब सोल्यूशन तो मिलेंगे हमें, चाहे इनफिनिट मनी सोल्यूशन ही मिलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिले। तो सोल्यूशन कब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करेंगे सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब आप अपने मैट्रिक्स को एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, फिर आपने जो मैट्रिक्स आपका ट्रांसफॉर्म मिल चुका है उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉरी लीनियर इक्वेशन में जो है दोबारा फिर से जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। यानी कि आपका जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट आया है रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में आपको मिल गया है, उस मैट्रिक्स को देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा फिर से इक्वेशन जो है वो बनानी है जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, अब ये इक्वेशन दोबारा फिर से कैसे बनती हैं और सोल्यूशन नेक्स्ट हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम लोग जो है नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।